एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंत आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि अच्छे होंगे। मैं केवीएस का प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो उसी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन इनने फरवरी 2023 में पूछा था। तो चलिए कुछ सीरीज़ में करा चुकी हूँ, कुछ अभी करवा रही हूँ, तो चलिए करवाती हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन है आज के सीरीज़ में क्लास में पहला क्वेश्चन है कि की फ्रेज ऑफ पेस सेटर लीडरशिप क्या होती है। इसका हिंदी में पूछा गया था, गति निर्धारक नेतृत्व का महत्वपूर्ण पदबंध है। देखिए, जो की फ्रेज जो पेस सेटर लीडरशिप होती है, ये होती है एक तरह की लीडरशिप। कैसी? पेस सेटर लीडरशिप। ये एक तरह की लीडरशिप होती है। गति निर्धारक नेतृत्व, ये एक तरह का नेतृत्व आता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं काफ़ी स्किल्ड होते हैं। इनके पास एक स्टैंडर्ड गोल बनाया जाता है। इनके लिए इनके लीडर्स बनाते हैं, जो कि एक सेट स्टैंडर्ड गोल्स बनाते हैं कि इसे ये अचीव करेंगे, ये इसे पाएंगे बहुत ही मतलब कि कम उसमें, ठीक है, बहुत ही कम प्रबंधन में, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं पेस सेटर लीडरशिप। अब पेस का मतलब क्या होता है? पेस का मतलब होता है कि इतना पेस, जैसे ये ऐसे, ठीक है। एक एक तरह का इन्हें गोल सेट करना है, एक पेस बनाना है, ठीक है। तो ये पेस इस गोल को सेट करना है। तो ये लीडरशिप ऐसे ही काम करती है। ये लीड अब इसमें क्या था, इसमें और सारे भी ऑप्शंस थे, लेकिन इसका जो होता है मेन, ये सोचती है इस तरह की लीडरशिप कि लेट्स ड्रीम बिग, हमें बड़ा स्वप्न देखना है और मानक निर्धारित करना है। मानक जो सेट एक स्टैंडर्ड सेट करके हमें उसे अचीव करना है। ये होती है पेस सेटर लीडरशिप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, द लीडरशिप विच एक्सरसाइज मिनिमम कंट्रोल। ऐसा लीडरशिप बताइए जिस पे हमें सबसे जिस पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है। देखिए, डेमोक्रेसी पे तो होता है कंट्रोल, अथॉरिटेरियन पे बिल्कुल कंट्रोल होता है, लेकिन जो लिज़ाज़े फेयर लीडरशिप होती है, इसमें सब अपनी मनमानी करते हैं इस तरह की लीडरशिप में। तो लिज़ाज़े फेयर इस पे मिनिमम कंट्रोल होता है इस तरह की लीडरशिप में, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस। एनईपी से पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ECCE का स्टैंड्स फॉर पूछा था, इसका फुल फॉर्म पूछा था। तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द NCF 2005 वॉज प्रिपेयर्ड बाय, तैयार किया गया था जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? ये NCERT के द्वारा प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चारों ऑप्शन इस वजह से लिखे हैं ताकि आप जब वहाँ एग्ज़ाम हॉल में देखें तो आप कंफ्यूज ना हो। ये मत लगा दीजिएगा CBSE मत लगा दीजिएगा, ठीक है। CBSE नहीं होगा, UGC से कोई मतलब ही नहीं, NIOS से भी नहीं। तो यहाँ पे NCERT ही पाठ्यचर्या करिकुलम डिसाइड करती है बच्चों का, NCERT, ठीक। अब RTE एक्ट 2009, RTE एक्ट 2009 कब लागू हुआ? तो कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है, ये देख लीजिएगा। मेरी एक वीडियो होगी, मैंने बहुत पहले जब पिछली बार आया था तो KVS का प्रिपरेशन करवा रही थी मैं, तो उसमें मैंने RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट का पूरा ही अच्छे से डिस्क्राइब में दिया है, उसको वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने टॉपिक को कवर कराया है, ठीक है। अगेन उसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा एक बार। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, वहाँ से ये क्वेश्चन भी बना है। अब ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, ये कह सकते हैं 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। अब ये जो वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड NEP स्टैंड फॉर, NEP का फुल फॉर्म पूछा था, तो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यही जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट है 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे को शिक्षण निर्धारित किया गया था। मतलब एक टीचर हर हफ्ते कितने घंटे कम से कम टीचिंग करेगा? तो कम से कम 45 घंटे टीचिंग करेगा। देखिए, ये सारे पॉइंट्स
वहाँ से जो मैंने आरटीई का बनाया है, मतलब कि क्लास बनाई है, वहाँ पे है, वहाँ पे मैंने पढ़ाया है, उसको जा कर के एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। आप दोबारा नहीं उसको, मतलब दोबारा नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि एक बार हो चुका है ना, पढ़ चुका, पीडीएफ पढ़ी, अब क्लास देख लीजिएगा और उसमें कुछ नया भी नहीं ऐड करना है। एस पर आरटीई 2009 किसी भी बालक को किसी कक्षा तक प्रगतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि आरटीई के अनुसार कोई भी बालक कब तक नहीं फेल किया जा सकता, जब तक वो कक्षा 8 तक ना पहुँच जाए। तो 8 तक किसी भी बच्चे को फेल करना नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि स्कूल में व्यावसायिक परामर्शदाताओं की उपलब्धता नहीं हो तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है। अगर मान लीजिए काउंसलर नहीं है स्कूल में, सीधे सीधी बात है, स्कूल में काउंसलर नहीं है तो क्या होगा, तो होगा यही कि बालकों में मानसिक रुग्णता या मानसिक विकार या मेंटल इलनेस बढ़ेगा। बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे किससे बताएंगे, एक काउंसलर ही तो होता है जिससे बच्चे खुल के बात करते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एनईपी 2020 में किस बात पर बल दिया गया है। तो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो है 2020 की, उस पर एफएलएन पर बल दिया गया है। एफएलएन का मतलब होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चों को कम से कम संख्या लिखनी पढ़नी तो आ ही जाए, ठीक है, संख्यात्मक ज्ञान हो जाए उसको और उसको पढ़ने का ज्ञान हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अकॉर्डिंग टू आरटीई 2009 की कौन सी धारा विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित है। आरटीई कौन सी धारा, विद्यालय प्रबंधन समिति, कौन सी धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है, धारा 21 में। किसकी धारा 21 में, आरटीई 2009 की, ठीक है, आरटीई 2009 की। तो मैंने आरटीई पढ़ाया है पूरा टॉपिक, जिसमें हर धारा, धारा 17 में क्या है, धारा 20 में क्या है, धारा 5 में क्या है, तो सारी चीज़ें बताई हैं, जाके वहाँ से देख लेना, बार बार वही चीज़ थोड़ी रिपीट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अकॉर्डिंग टू आरटीई, देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आरटीई से आ रहे हैं। आरटीई 2009 के अनुसार माता पिता और यहाँ पे अंडरलाइन है, ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये अंडरलाइन है। अकॉर्डिंग टू आरटीई 2009 के अनुसार माता पिता की है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। माता पिता की क्या है, जिम्मेदारी है कि ड्यूटी है उनकी, कि राइट है, कि ऑप्शन है। ऑप्शन तो कहीं हो ही नहीं सकता, माता पिता का राइट कैसे हो गया, राइट थोड़ी होगा। अब यहाँ पे ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में लोग कंफ्यूज होंगे, तो माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, बच्चे जो है माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, ड्यूटी थोड़ी होते हैं, ड्यूटी तो माता पिता अपने करते ही हैं जहाँ करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स की तरह। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो 5+3+3+4 वाला पैटर्न जो आ गया है न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज में एनईपी 2020 में, ये है क्या। अब देखिए यहाँ पे जो 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष, पहले 5 वर्ष को हम यहाँ से डिस्क्राइब करते हैं। ये जो 5 वर्ष है, इसमें पहले 3 वर्ष, 5 का पहला 3 वर्ष और फिर बाद का 2 वर्ष। पहला 3 वर्ष बच्चे बाल वाटिका में पढ़ेंगे, जिसके बच्चे 3 साल के होंगे बाल वाटिका 1 में, जिसके बच्चे 2 में होंगे, मतलब कि 4 साल के होंगे वो बाल वाटिका 2 में, जिसके बच्चे 5 साल के होंगे पूरे कंप्लीट, ये नहीं कि 4 साल कुछ नहीं, 5 साल कंप्लीट, मतलब कंप्लीट। एडमिशन नहीं हो रहा है केवी में, जा कर के देख लीजिए, बहुत सारे पेरेंट्स एकदम परेशान है कि ये कौन सी बात हुई, लेकिन यही है कि बच्चे जब तक 6 साल पूरे कंप्लीट नहीं हो जा रहे हैं, उनका कक्षा 1 में नाम नहीं लिखाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो भी मैंने एज लिखी है ना, बिल्कुल एप्रोप्रिएट लिखी, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट लिखी है, और ये पूछा भी जा सकता है। बाल वाटिका जो होती है ना, वो बाल वाटिका 1, 2, 3 होती है, तो जिसमें 3, 4, 5 वर्ष जो है उनके बच्चे आते हैं, ठीक है, क्रमशः। और कक्षा 1 और 2 के लिए जो बाकी बचा 2 वर्ष हुआ, 5 में 3 ये 2 ये, ठीक है, तो जो बाकी 2 वर्ष बचा है वो कक्षा 1 और 2 के लिए है। कक्षा 1 में बच्चे कम से कम 6 वर्ष तो कंप्लीट हो जाएं, 7वें में लग जाएं, ठीक है, 7वें में लग जाएं, 6 कंप्लीट हो जाएं, ठीक है, तब लेंगे।
और सेकंड क्लास में क्या होगा, सेकंड जो कक्षा 2 में 7 कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये हो गया फंडामेंटल स्टेज। इसे क्या बोलेंगे, इसे फंडामेंटल स्टेज कहेंगे, ठीक है, मुख्य स्टेज कहेंगे। अब नेक्स्ट है जो 3 है। अब ये 5 का मैंने आपको बता दिया कि 5 को किस किस तरह से भाग मतलब वो किया गया है। अब ये 3 और 4, अब 3 का है, 3 क्या है, कक्षा 3 से 5 तक का आ गया, और बाकी का एज इसी हिसाब से देख लीजिए 9 से 11, ठीक है, 3 वर्ष। तो इस स्टेज को, ये वाला 3 है, ये वाला 3 है, इसको ना प्रिपरेटरी स्टेज बोलेंगे, प्रारंभिक चरण कहेंगे। बच्चा जो है कक्षा 3 से 5 तक में प्रारंभिक चरण में रहेगा, ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज में रहेगा। और जाओ बाकी ये जो दूसरा 3 है, ये दूसरा 3 वर्ष किस में जाएंगे, 6, 7, 8 में पढ़ेंगे, और इसको बोलते हैं मध्य चरण, मिडिल स्टेज बोलते हैं। और जो चौथा है, ये जो चौथा है आखिरी है, इसमें 9 से 12 बच्चे कक्षा 9 से 12 में रहेंगे, जिसे हम माध्यमिक स्टेज बोलते हैं, सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। तो यही दिया है नई एजुकेशनल पॉलिसी ने, मतलब कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर होगा। पहले 10+2 का था, अब 10+2 का हटा करके 5+3+3+4। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक भी कर दिया करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं इतनी पहले इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक आपके कवर करवाने हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।